नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की शोध अभिव्यक्ति की इस कक्षा में हम शोध के उद्देश्यों को जान रहे हैं। उनमें से हम व्यवहारिक उद्देश्यों के विषय में आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? इस विषय में हम आपसे आज परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि व्यवहारिक उद्देश्य क्या है। इसके पूर्व में विगत कक्षा के बारे में आपको बता दूं कि विगत कक्षा में हमने तथ्यात्मक उद्देश्यों के बारे में जाना था कि तथ्यात्मक उद्देश्य कौन-कौन से हैं। तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमें किन-किन बिंदुओं पर विचार करना है, क्योंकि ये तथ्यात्मक उद्देश्य वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं और ऐतिहासिक अनुसंधानों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। ठीक है? जिसके अंतर्गत हमने तथ्य अध्ययन का उद्देश्य, सामग्री संग्रहण, निदर्शन चयन, सामग्री का परीक्षण और परिणामों का विश्लेषण और निष्कर्षों का प्रतिवेदन, इन बिंदुओं पर हमने विचार किया था। जिन लोगों ने इनको विस्तार से नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वो लोग वीडियो की लिंक पर जाकर के आप इन बिंदुओं को विस्तार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इन नियमों का परिपालन करके आप अपना शोध प्रबंध लिख सकते हैं और शोध कार्य कर सकते हैं। चूंकि हमें ऐतिहासिकता के विषय में मैंने आपसे बात की थी कि ऐतिहासिक अनुसंधान के कुछ आयाम भी होते हैं, जिनमें प्राचीन आयाम, नवीन आयाम। क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान में वर्तमानदर्शी आयाम, भूतकाल से वर्तमान काल की तरफ, और भूतकालदर्शी आयाम, वर्तमान काल से भूतकाल की तरफ। अब इनमें अगर हम देखें तो ये जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, जो मैंने तथ्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपको बतलाया था, तो प्राचीन आयाम और नवीन आयाम की मैंने बात की थी। तो प्राचीन आयाम, इसका प्रयोग राजनीतिक व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और इनको व्यक्तिगत आयाम भी कहा जाता है। नवीन आयामों की हम अगर बात करें तो सामाजिक वातावरण में घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इस आयाम को सामूहिक आयाम भी कहा जाता है। और इस आयाम की एक अन्य शाखा भी है जिसका नाम प्रत्यक्ष आयाम है। इसके अंतर्गत भूतकाल से वर्तमान की तरफ अग्रसर होते हैं और ऐतिहासिक आयाम का उद्देश्य भूतकाल के ज्ञान के माध्यम से वर्तमान को समझना है एवं वर्तमान ज्ञान को प्राप्त करना। यह एक समय अनुभूति संबंधी आयाम है। इसको वर्तमान भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने विगत कक्षा में जो जाना था कि तथ्यों का अध्ययन, सामग्री का संग्रहण, निदर्शन चयन, सामग्री का परीक्षण, परिणामों का विश्लेषण और निष्कर्षों का प्रतिवेदन, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शोध के व्यवहारिक उद्देश्य कौन-कौन से हैं और उसका महत्व क्या है और शोध के व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत शोधार्थी को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए,
शोध का जो व्यवहारिक उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हमने पहले से ही, इस शब्द से आपको एक अनुभूति हो रही है कि व्यवहारिक, जो हर दृष्टि में व्यावहारिक हो, इसलिए इसका नाम व्यवहारिक उद्देश्य रखा है। और इन उद्देश्यों को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। कौन से अनुसंधान का? क्रियात्मक। और इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, उस अनुसंधान में बहुत सारी व्यवहारिक चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम देखते हैं कि जिसमें व्यवहारिक संदर्भ में किसी समस्या या चुनौती की पहचान की जाती है, हस्तक्षेप या परिवर्तन लागू करना, डेटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और निर्णय लेने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करना शामिल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित ये उद्देश्य होता है। अब अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान को जानते हैं, समझते हैं, तब तो हम इस अनुसंधान के उद्देश्य को समझ पाएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य ये है कि अनुसंधान जांच के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसमें व्यवहारिक संदर्भ में किसी समस्या या चुनौती की पहचान की जाती है, हस्तक्षेप या परिवर्तन लागू किया जाता है, डेटा एकत्रित किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, निर्णय लेने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक जो क्रियात्मक शोध है, वह क्रियात्मक शोध, जिसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च। कौन सी रिसर्च? एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम देख पाते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी रणनीति है जो संगठनों की इकाइयों और मुद्दों के लिए यथार्थवादी समाधान खोजने की कोशिश करती है। और एक्शन रिसर्च जो होता है, मूल रूप से करके सीखने में विश्वास रखता है। सीख कर करने में नहीं, करके सीखने में विश्वास रखता है एक्शनल रिसर्च। सबसे पहले इसमें समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसे हल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, फिर यह मापा जाता है कि प्रयास कितने अच्छे से किए गए, और अगर परिणाम संतोषजनक नहीं है तो कदम फिर से लागू किए जाते हैं। अब इसमें मुख्य बात ये है कि ये करके सीखने में विश्वास रखता है। किसमें रखता है? करके देखो। वो ऐसा नहीं, जैसे आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन सुनते हैं घड़ी साबुन का। किसका सुनते हैं? घड़ी साबुन का। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये जो आप उसमें सुनते हैं, तो यहाँ पर जो एक्शनल रिसर्च, क्रियात्मक, ये क्रिया पर मुख्य विश्वास रखता है कि इस वस्तु के उपयोग से, इस शोध को करने से हमें क्या क्रिया प्राप्त होगी, उस क्रिया को करने से ये कार्य ऐसा परिणत होगा। तो क्रियात्मक शोध में मुख्य रूप से हम देखें कि इसमें एक तो योजना तैयार करना होती है, कार्य में परिणति करना होती है, फिर उस कार्य का निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके परिणाम अच्छे आते हैं।
सबसे पहले जो योजना बनाई जाती है, इसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि जो भी हम रिसर्च का प्रपोजल बनाएं, रिसर्च का हम प्रारूप बनाएं, उसमें योजना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी भूमिका होता है। शोध जो है, जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य अध्ययन के प्रश्नों का समाधान ही होता है कि आप किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करेंगे। ये होता है क्या, रिसर्च डिजाइन। फिर बात आती है कार्य की, तो डेटा आप किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, जिसको हम तथ्य संकलन बोलते हैं। तो आप तथ्य संकलन किस प्रकार से करेंगे। शोधकर्ता को डेटा कलेक्शन करते समय वह किस प्रकार की विधि अपनाएगा, किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करेगा, और उन उपकरणों की पूर्णतः जांच कर ली गई है या नहीं की गई है, वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं और अनुपयोगी, इस बात पर विचार करेगा। ये व्यवहारिक उद्देश्य है शोध के। व्यवहारिक उद्देश्य तात्पर्य ये होता है कि जिनको आप व्यवहारिक जीवन में आप देख रहे हैं या जिस शोध को आप कर रहे हैं, उस शोध में कितना आपके लिए, समाज के लिए ये शोध व्यवहारिक सिद्ध होगा, कितने प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब बातें उसमें आएंगी। ठीक है ना। अब हम बात करें कि अब अवलोकन की बात आती है, ऑब्जर्वेशन की। तो जो डेटा कलेक्शन हमने किया है और परियोजना के वह लक्ष्यों की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है या नहीं है, इस बात की समीक्षा की जाती है। जैसे कि आप डेटा को दर्शाने के लिए क्या करते हो, आप ग्राफ का यूज करते हो, चार्ट का उपयोग हम करते हैं। तो ये इससे सीधा का सीधा अवलोकन हो जाता है और निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। फिर बात आती है चिंतन की। परिणामों का अवलोकन करना, उन्हें देखना, शोध के जरिए संभावित समाधान और वास्तव में अध्ययन की जा रही समस्या का हल, ये सब क्रियात्मक शोध के अंतर्गत ही आता है। और इसमें जो हमें प्राप्त ज्ञान है या प्राप्त साहित्य है, उस साहित्य की हमें समीक्षा करनी होती है। तो व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत मौजूदा ज्ञान की समीक्षा की जाती है, मौजूदा साहित्य की समीक्षा की जाती है, और जो हमें डेटा तथ्यों का संकलन हुआ है उनकी भी समीक्षा की जाती है। और इसके अतिरिक्त हमें जो डेटा जुटाना है, तो डेटा जुटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते, ये आपके शोध के विषय पर आधारित होता है कि आपका शोध किस प्रकृति का है। डेटा को हम किस प्रकार से जुटा सकते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा आप जुटा सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा आप जुटा सकते हैं, अवलोकन के द्वारा आप जुटा सकते हैं, दस्तावेजीकरण करके आप डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। डेटा का संग्रहण करने के बाद उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है, और व्यवहारिक शोध में ये मुख्य रूप से
करके सीखा जाता है। जीवन में 2-3 तरीके ही है, या तो करके देखो या देख के करो। करके सीखो या सीख करके करो। ये 2 पद्धतियां तो मुख्य रूप से प्रचलन में है, ठीक है ना, जिन पद्धतियों को हम जानते हैं। अब डेटा का विश्लेषण, जब हम डेटा को एकत्र कर लेते हैं और हम विषय सामग्री को जुटा लेते हैं, तो उचित गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग करके उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि आप एक्सेल शीट बनाते हैं और एक्सेल शीट पर आप वो कंडीशन, वो फिल्टर आप लगा देते हैं, तो वो कंडीशन, वो फिल्टर जो आपने लगाया है, उस कंडीशन में और उस फिल्टर के माध्यम से आप उस डेटा को अलग अलग डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। तो ये व्यवहारिक शोध के अंतर्गत इन बातों का विचार किया जाता है और आपने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। एक योजना बनाई जाती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसमें आजकल स्मार्ट और डिजिटल, स्मार्ट युग है और डिजिटल युग है। इसमें योजना विशिष्ट तरीके से भी बनाई जाती है, प्रासंगिक, समयबद्ध। फिर कार्य योजना को क्रियान्वित भी किया जाता है, प्रगति का मूल्यांकन, निगरानी रखी जाती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम अगर देखते हैं कि इसमें स्थिति विशिष्ट से और अति विशिष्ट होती चली जाती है और इसमें निरंतर सुधार पर सुधार होता चला जाता है, क्योंकि हम निरंतर ऐसा शोध करने में लगे रहते हैं जिससे कि हमारा शोध बहुत अच्छा हो सके। अब हम बात करें नवीन तथ्यों की प्राप्ति इस बिंदु पर। इसमें देखो, व्यवहारिक शोध में ये केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान करता है। सबसे पहले विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। क्रियात्मक अनुसंधान का इसमें सहारा लिया जाता है, जो मैंने आपको भाई एक्सटर्नल रिसर्च के बारे में बताया। इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है। संस्कृति, संघर्ष, आधुनिकीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवहारों का आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसमें सबसे मुख्य बिंदु है नवीन तथ्यों की प्राप्ति, ठीक है। तो नवीन तथ्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे आप? नवीन तथ्यों के कलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप कार्य कर रहे हैं, उस टॉपिक पर आपको अपना साहित्य जुटाना हो। और साहित्य का जब आप कलेक्शन कर लेंगे, अगर आपकी साहित्य आधारित थीसिस है, शोध प्रबंध आपको करना है, और आपको अगर तो आपके लिए जिस पर आप शोध कर रहे हैं, आपकी अगर थीसिस किसी आचार्य पर आधारित है, किसी मुनि पर आधारित है, किसी राइटर पर आधारित है, तो सर्वप्रथम आप उन पुस्तकों का, उनके द्वारा लिखित साहित्य का आप एक चार्ट बनाएं अथवा एक रजिस्टर आप ले लें। मैं आपको व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ये चीजें बता रहा हूं, तो आप उसको क्रमशः लिखते जाएं। अगर आपको परिचय देना है, अगर आपका किसी मुनि पर आधारित है,
राइटर पर आधारित है, तो सर्वप्रथम आप उस राइटर का परिचय तैयार करके रख लें प्रथम अध्याय के लिए। दूसरा अध्याय आप उनकी कृतियों का बनाएं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऋषिका जी, अंजलि जी, यस सर। हाँ, और अविनाश, यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले उस अध्याय के डिवीजन में राइटर का आप परिचय बनाएं, दूसरा उनकी कृतियों का परिचय बनाएं, तीसरे अध्याय में हम उनका वर्गीकरण करें। अध्याय में हम वर्गीकरण प्रस्तुत करें कि ये रचनाएं गद्य हैं, पद्य हैं। यदि कला आधारित आप थीसिस कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिखना चाह रहे हैं, अथवा आपका टॉपिक कलाओं से संबंधित है, तो आप सबसे पहले उस कला के इतिहास को बनाएं कि कला का इतिहास क्या है, जिस कला पर आपका आधारित है टॉपिक। तो उस कला पर आधारित कला का इतिहास आप तैयार करें। फिर आप जिस कला पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वह संगीत कला हो, ललित कला हो, ललित कलाओं में और भी अन्य कलाएं हैं, आपकी नृत्य कला हो, गायन कला हो, वादन कला हो, तो फिर विशेष उस वादन कला का, गायन कला का, चित्रकला का, ललित कला का आप विशेष इतिहास तैयार करें, उसका परिचय प्रदान करें, उसके उद्भव और विकास पर आप प्रकाश डालें। इन 2 अध्यायों को आप कम से कम प्राथमिक स्तर पर आप तैयार करके रखें और आपके थीसिस के विषय से संबंधित आपको अन्य ग्रंथों का भी कलेक्शन करना है। या तो आप शोधगंगा की वेबसाइट इनफिनिट नेट पर जाकर के आपके विषय से संबंधित कुछ थीसिस को आप पहले देख लें, पढ़ लें। ई लाइब्रेरी पर आप रजिस्टर्ड कर लें अपना, और ई लाइब्रेरी पर आप कुछ बुक्स को, अपने विषय से संबंधित कुछ बुक्स को डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर रख लें। एक तो मैंने इनफिनिट नेट शोधगंगा बतलाया, दूसरा ई पुस्तकालय, तीसरा आपको जैन कोश, अगर आप जैन धर्म पर कार्य कर रहे हैं, जैन दर्शन पर काम कर रहे हैं, तो जैन कोश, और आप और अन्य कोशों को जानना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल में कोश संबंधित संस्कृत कोश, हिंदी शब्दकोश, इन सबको डाउनलोड करके रखें। या फिर आप सबसे मुख्य, आप हिंदी कोशों को, शब्द कोशों को, संस्कृत के कोशों को, कलाओं के कोशों को, कला से अपने विषय से संबंधित जो शब्दकोश है, उन कोशों को आप अपने पास अभी से कलेक्ट करके रख लें, क्योंकि उनमें से आपको परिभाषाएं देने के लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है ना? तो उनको आप बुला लें। ये व्यवहारिक बातें हैं शोध की, क्योंकि आज व्यवहारिक उद्देश्य का कुछ दिनों से आपके मन में विचार चल रहा था कि आशीष जी अभी हमें व्यवहारिक बातें बता ही नहीं रहे। तो क्रमशः शोध का जैसा जैसा आपका ये स्तर बढ़ता चला जाएगा कक्षा का, वैसे ही वैसे हम आपको सारी बातें बताते चले जाएंगे। आपको कम से कम 6 रजिस्टर या प्लेन पेपर, 6 फाइल ले लें, कम से कम 6 फाइल, उसमें प्लेन पेपर रखें और उनमें अध्याय बस डाल दें, अभी नाम मत लिखें। और आपको अपने मैटर से संबंधित जो भी चीजें मिल रही हैं, उनको आप उन प्लेन पेपर पर लिखते जाएं। एक साइड हमें खाली रखना है, ब्लैंक रखना है, और फर्स्ट पेज पर लिखना है, फेस पेज पर, क्योंकि कुछ मैटर अगर उस पेशा से संबंधित हमें बाद में मिला, तो ताकि हम उसको फिर से लिख सके। ये व्यवहारिक उद्देश्य है, ठीक है ना? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति, तो व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत शोध के हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे?
तो इन 2 अध्यायों को आप प्रथमतया बना करके रखें। जब तक आपका कोर्स वर्क चल रहा है उसी दौरान आप अध्यायों का विभाजन अवश्य कर लें और सोच लें, समझ लें और अपने निर्देशक से अवश्य मिलें। ठीक है ना? अब देखिएगा, हम जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति आपके फील्ड में हो सकता है कि आपकी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस कृति पर काम कर रहे हैं, उस पर और उससे संबंधित कुछ साहित्य पर किसी ने काम कर रखा हो, शोध कार्य कर रखा हो। वो शोध कार्य आपकी पूर्व शोध नामक बिंदु के लिए काम में आएगा। किसमें आएगा? आप अपने विषय से संबंधित रिसर्च जर्नल की एक सूची बना लें कि आपके विषय से संबंधित कौन कौन से रिसर्च जर्नल हैं। इससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये साधन बता रहा हूं। रिसर्च जर्नल यूजीसी केयर लिस्टेड वो बुला लें, और इसके अलावा पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल आप देख लें। शोध पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र की कटिंग से अगर आपके विषय से संबंधित कहीं कोई प्रकाशन हुआ है तो उस प्रकाशन की जानकारी आपको होना चाहिए पूर्व शोध के रूप में, जिससे आप अपने शोध प्रबंध में ये सारी बातें आप लिख सकें, बता सकें, उसका एडिशन नंबर आप बता सकें। अथवा अगर समाचार पत्र की कटिंग है तो आप उसकी समाचार पत्र का नाम, समाचार पत्र का क्षेत्र, उसके संपादक का नाम, किस डेट में प्रकाशित हुआ, किस पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ, ये सारी जानकारी आप रखें अपने पास। जैसे मधुबनी आर्ट पर बहुत सारे आलेख प्रकाशित हुए हैं रिसर्च जर्नल में, तो मधुबनी आर्ट से संबंधित अभी हमारे यहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय से एक पीएचडी हो रही है भक्तामर महाकाव्य और उसके चित्रों पर। भक्ता जैन स्तोत्र है, आचार्य मानतुंग जी ने लिखा है, तो उनके श्लोकार्थ को चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। और पुराने चित्र जो भक्तामर जी पर, भक्तामर स्तोत्र पर जिन लोगों ने चित्र बनाए हैं, उन चित्रों पर उसके अतिरिक्त नई स्केचिंग तैयार हो रही है हमारे यहाँ से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से, और संस्कृत विभाग उसका बहुत सहयोग कर रहा है एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह का। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति आप को खोजना पड़ेगा। ज्ञान चारों तरफ भरा पड़ा है, केवल आपकी दृष्टि शोधात्मक होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि शोधात्मक है तो ये मान के चलिए कि आप अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। अगर आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है, तो फिर आप रिसर्च वर्क नहीं कर पाएंगे। बहुत धैर्य रखना होता है रिसर्च में, उद्वेलित नहीं हुआ जाता। नवीन ज्ञान की प्राप्ति आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें तथ्यों का वर्गीकरण। इसका तथ्यों का वर्गीकरण। जब आपने बहुत सारा साहित्य इकट्ठा कर लिया तो अब आपको वर्गीकरण करना है तृतीय अध्याय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला बिंदु वर्गीकरण का है। इसका है तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों से तात्पर्य डेटा का वर्गीकरण। ठीक है, जो आपने तथ्य संकलन किया है, डेटा कलेक्शन किया है, अब उसका वर्गीकरण। अब आपको यहाँ इस बात का विचार करना है कि आपका शोध किस प्रकृति का है, किस विषय पर आधारित है। उस विषय से संबंधित जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो उसकी नियमावली है वर्गीकरण की, वो आपको फॉलो अप में लेना। अगर साहित्यिक शोध कर रहे हैं तो साहित्यिक शोध के वर्गीकरण का तरीका क्या है, वो विचार। मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप अगर शैक्षणिक शोध कर रहे हैं तो उसका वर्गीकरण क्या है,
माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, विद्यालय और उच्च हाई स्कूल जिसको बोलते हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल विद्यालय बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका ये हो गया शैक्षणिक स्तर की आधार। फिर हमने लिया हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन को हमने दो में बांट दिया, एक बैचलर बना दिया हमने, एक स्नातक, एक स्नातकोत्तर और एक पीएचडी शोधार्थी। ऐसे तीन विभाजन हमने उसमें कर दिए, तो वर्गीकरण हो गया शैक्षणिक। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हमने किया, लिटरेचर वाला वर्गीकरण किया। अब इसमें हमें भाषाओं का ध्यान रखना है। क्या संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, सौरसैनी है, आगम साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, दर्शन है। तो इनके वर्गीकरण का आधार आपको देखना। कलात्मक अगर हम शोध कर रहे हैं तो कलाओं के आधार पर कलात्मक वर्गीकरण ही हमें देना होगा, तभी वह मान्य होगा। उसकी नियमावली के आधार पर आपको वर्गीकरण करना होगा। तो वर्गीकरण का आधार हम टीकाओं के आधार पर, भाष्य ग्रंथों के आधार पर, मौलिक ग्रंथ के आधार पर हम बांट सकते हैं। पद्यानुवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं, अथवा विधाओं के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते। तो ये सारा वर्गीकरण जो है, ये सब वर्गीकरण आपको अपने विषय के अनुरूप, अपने निर्देशक के अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि विभाजन तो आपको दिखाना ही है। बिना विभाजन के आपका शोध की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो ठीक नहीं मानी जाए। अतः आप सभी शोधार्थी, जितने भी शोधार्थी शोध कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से आप जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उसकी टर्मिनोलॉजी आप जरूर समझें। उनसे संबंधित पुस्तकों का कलेक्शन करें, उनका अध्ययन करें, जिससे आपको उसके वर्गीकरण की जानकारी आपको मिलेगी। अथवा थीसिस जरूर पढ़ें। आप पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाकर के, ग्रंथालय में जाकर के पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। बिना अध्ययन के अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो कुछ का वर्गीकरण कुछ और हो जाएगा। चलिए अगले बिंदु पर बात करें। पूर्व से विद्यमान सिद्धांत को एकीकृत करना। जो पूर्व के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को एक पक्ष के रूप में रख देना, फिर नए पक्ष की बात करना। आप अगर दर्शन शास्त्रीय शोध पढ़ें और जैन दर्शन को अगर आप देखते हैं, तो जैन दर्शन में जो षड दर्शन है, षड दर्शन पूरा जैन दर्शन में, जैन साहित्य में सुरक्षित है। सभी दर्शनों को जैन दर्शन का उपकार मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बात शोध की पद्धति की है, यहाँ जो बाद में वैज्ञानिकों को समझ में आया कि पूर्व से विद्यमान सिद्धांत का एकत्रीकरण करना। तो जैन दर्शन में शोध की अगर हम बात करें, तो ये इस प्रकार का शोध जैन दर्शन में सभी जगह देखने को मिल जाएगा। क्यों? जैन दर्शन में अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की, चारवाक दर्शन की, भारतीय दर्शन की हम अगर बात करते हैं, तो जैन दर्शन पहले अन्य दर्शनों के प्रश्नों को रखता है, फिर उन प्रश्नों का प्रति उत्तर देता है। उत्तर पक्ष के रूप में जैन दर्शन पूर्व पक्ष का सम्मान करते हुए उनका उत्तर देता है, जिससे हमें पूर्व पक्ष के दर्शनों का ज्ञान सुरक्षित है। और पूर्व दर्शन के डेटा को देने वाला अगर कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। क्यों? क्योंकि बाकी के दर्शन जैन दर्शन के पूर्व पक्ष के रूप में विद्यमान।
ऐसा मैंने एक बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के माध्यम से मैंने ये बात सुनी थी। तब से मेरे मन में ये बात आई कि ये बात बड़ी ही सत्य कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। शायद उनका नाम कमलकांत चतुर्वेदी जी है, मुझे जहां तक ध्यान है। वो हमारे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में आए थे। तब उन्होंने एक संगोष्ठी में ये बात कही थी कि जैन दर्शन का हमें उपकार मानना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में समस्त दर्शन पूर्व पक्ष के रूप में सुरक्षित है और उत्तर पक्ष के रूप में जैन दर्शन की व्याख्या हमें देखने को मिलती है। अब हम तो यहाँ इस बात से सिद्ध होता है कि पूर्व पक्ष को और पूर्व डेटा को, पूर्व से विद्यमान सिद्धांतों का एकत्रीकरण किया। अब सिद्धांतों को कसौटी पर कसना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सिद्धांतों को कसौटी पर कसने की बात व्यवहारिक उद्देश्य ही पूर्ण कर सकता है। और शोध का जो व्यवहारिक उद्देश्य है, उस व्यवहारिक उद्देश्य को मैं पूर्व सिद्धांतों को कसौटी पर भी कसा जाता है। ऐसा नहीं कि पूर्व पक्ष में विद्यमान है तो हम उनको सत्य मान लें, नहीं, उनको कसौटी पर कसिए। तो कसौटी पर जब आप कसेंगे, जैसे कि स्वर्ण को कसौटी पर हम कसते हैं, जिससे क्या होता है, हमें पूरा का पूरा स्वर्ण सही मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो कसौटी पर सिद्धांतों को कसना ये व्यवहारिक उद्देश्य के लिए बहुत आवश्यक है। धारणा संबंधी स्पष्टीकरण, जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं हमारी बनी हुई होती हैं, चाहे वह किसी दर्शन, धर्म, समाज के बारे में धारणाएं हो, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में धारणाएं हो, जब तक आप उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक आप धारणावादी हैं। और शोधार्थी को तो धारणावादी होना ही नहीं चाहिए। अगर वह धारणावादी है तो वह शोधार्थी सच्चा शोधार्थी नहीं, वो व्यवहारिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस धारणा का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। जब तक आप धारणा को केवल धारणा मान करके चलेंगे, उसको स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम अर्थ संबंधी धारणाओं को केवल धारणा मान करके ही हम जानते रहे। ऐसी कई धारणाएं हैं जो वर्तमान में प्रचलित है। जब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है, तब तक आप उनके प्रति, तथ्यों के प्रति, व्यक्ति के प्रति धारणावादी होते हैं। सामान्य और विशिष्टता का ध्यान व्यवहारिक उद्देश्य में रखा जाता है। यहाँ सामान्य से विशिष्टता की ओर जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को समझने के लिए, महत्व को समझने के लिए सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ा जाता है। जो शोध में उपयोगी हो, उस पदार्थ को, उस वस्तु को, उस विषय को ग्रहण किया जाता है। फिर बात आती है नैतिकता की। व्यवहारिक उद्देश्य में नैतिकता का भी ध्यान रखा जाता है। अगर व्यवहारिक उद्देश्य में नैतिकता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वह व्यवहारिक उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा देश काल विधि निपुण मति, ये बात बार बार मैंने एक बार एक लेक्चर में और आपको बतलाई थी कि वातावरण, वातावरण में ज्ञान, विचार और दृष्टि का स्तर, सबसे पहले हमें क्षेत्रीय मान्यताओं और उस क्षेत्र का ध्यान, देश का, काल का, विधि का,
इन सब का ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। तो जब अगर आप वातावरण को समझ जाएंगे तो निश्चित है आपके शोध में उस वातावरण का जो प्रभाव देखने मिलेगा, समझ का, विवेक का, और वो भी वातावरण का कैसा प्रभाव, ज्ञान के साथ, विचार के साथ और दृष्टि के स्तर के साथ उस वातावरण का हमें विशेष विचार करना होता है। इसीलिए एक शोधार्थी को चाहिए, एक शोधार्थी को चाहिए कि जो हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, उस समय की प्रचलित विधियों के बारे में भी हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। व्यवहारिकता का होना भी अनिवार्य है। शोध में व्यवहारिकता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, और हम चूंकि लोक जीवन में कहते हैं कि यह व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, क्यों कह देते हैं? क्योंकि उसका स्वभाव हमने जान लिया है, उसका भाव हमने जान लिया है, और उसके व्यवहार का प्रभाव हमने जान लिया है। इसलिए स्वभाव, भाव और प्रभाव, ज्ञान, विचार और वातावरण, और आप उसका स्तर, किसका स्तर, दृष्टि का स्तर आपका कैसा है, आपकी शोधात्मक दृष्टि है या अन्य प्रकार की दृष्टियां हैं, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है। व्यवहारिक उद्देश्य में मूलतः हमने जाना कि ये विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। इसमें इसके विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। इसमें उपयोगिता, केवल मात्र उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है, अन्य को महत्व नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार आज आप सभी शोधार्थियों के लिए शोध के व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में जानकारी आपको मिली। अगली कक्षा में और आगे के वीडियो में हम शोध के प्रकारों को आपको समझाएंगे कि शोध कितने प्रकार का होता है। अगर आपको ये वीडियो और कक्षा आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो आप अपने मित्रों तक और अन्य शोधार्थियों तक आप शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।